Okay, so coming to next question. This question is from Way Optics chapter and it is also very easy question. अगर यही लैंग्वेज है तब तो ये बहुत आसान क्वेश्चन है क्योंकि इसमें लिखा हुआ है कि एम्पलीट्यूड इज प्रोपोर्शनल टू विड्थ. तो आप बोल सकते हो कि ये जो विड्थ का रेशो है यही इनके एम्पलीट्यूड्स का रेशो होगा. सो A1 by A2 will be equal to 1/3. ओके, यू नो आई मैक्स जहां पर भी मैक्सिमम इंटेंसिटी होती है वहां पर दोनों स्लिट से आने वाली जो लाइट होती है वो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करते हो. कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में जो इंटेंसिटी होती है वो प्रोपोर्शनल टू A1 plus A2 होल स्क्वायर होती है. It is proportional to A1 plus A2 whole square. Both the waves are in constructive interference. तो और जहां पर destructive interference होता है वहां पे I minimum आता है and I minimum is proportional to A1 difference A2 whole square. Obviously there is a constant here K. So if you want to calculate the ratio will be A1 plus A2 whole square divided by A1 minus A2 whole square, which is equal to 16 divided by 4, comes out to be 4. So the correct answer is 4:1. Maximum to minimum is 4:1. Question falls under easy bracket and this question is from Way Optics topic. तो ये था अपना क्वेश्चन नंबर 5. नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 6. दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम SHM और इसमें लिखा हुआ है कि एक छोटा सा जो ब्लॉक है जेंटली रखा जाता है मीन पोर्शन के ऊपर. हालांकि इसमें कहीं मेंशन नहीं किया हुआ कि रखने के बाद वो चिपक जाता है, बट आई एम अज्यूमिंग कि रखते हैं वो चिपक जाता है बिकॉज इफ देयर इज नो फ्रिक्शन तो आप रख भी दोगे तो गिर जाएगा. तो अज्यूमिंग कि वो रखते हैं इस पे चिपक जाता है बिकॉज इट इज पासिंग थ्रू मीन पोजिशन. सो द लीनियर मोमेंटम विल बी स्मॉल कैपिटल M multiplied by V max, which is A into omega. In SHM, the maximum velocity is A omega. At the mean position velocity is A omega. जब उसके ऊपर एक small m मास का ब्लॉक चिपक जाता है, रख दिया जाता है, तो total mass will be small m. So I am applying linear momentum conservation because there is no external force. So small m plus capital M into your new amplitude and your new omega. This omega is square root of K divided by capital M and this omega is square root of K divided by small m plus capital M. तो आप देख सकते हैं यहाँ पे रूट m का फैक्टर आ जाएगा, यहाँ पे रूट ऑफ m प्लस m का फैक्टर आ जाएगा और a प्राइम जो होगा उसमें कहीं ना कहीं नीचे रूट m प्लस m आएगा. So this is the correct answer. और ये क्वेश्चन मैं इजी कैटेगरी में रखूंगा. ये क्वेश्चन इज फ्रॉम SHM चैप्टर. SHM वाले चैप्टर का क्वेश्चन है. क्वेश्चन नंबर 7. अब देखिए, या तो इसको संयोग कह सकते हैं कि अभी तक मैंने जितने भी क्वेश्चंस किए सारे आसान हैं. ये 7वां क्वेश्चन अल्ट्रा आसान है, एक्स्ट्रा आसान है. आपको वेलोसिटी वर्सेस टाइम डायग्राम दे रखा है और यहाँ पे आप देख सकते हैं स्लोप नेगेटिव है. इसका मतलब एक्सेलरेशन शुरुआत में होना चाहिए नेगेटिव, वो भी कांस्टेंट स्लोप है. तो इनिशियली द एक्सेलरेशन इज नेगेटिव, देन आफ्टर सम टाइम इट इज बिकमिंग पॉजिटिव. और डायग्राम से दिख रहा है स्लोप मोर और लेस सेम है, तो पहले नेगेटिव और फिर पॉजिटिव एक्सेलरेशन आना चाहिए और लगभग सेम एक्सेलरेशन दिख रहा है यहाँ पे मुझे. तो इसमें जो बेस्ट ऑप्शन दिख रहा है मुझे वो ये दिख रहा है. हालांकि इस डायग्राम में ऐसा लग रहा है गैप थोड़ा बड़ा है, लेकिन मुझे तो दोनों स्लोप सेम नजर आ रहे हैं. बेस्ट ऑप्शन के हिसाब से भी 3 है. अगर हमको स्लोप की वैल्यूज वगैरह भी दे रखी होती तो मैं आपको एग्जैक्ट वैल्यू निकाल के बताता. द एक्सेलरेशन इज tan थीटा और मैं इस लाइन का स्लोप निकाल देता, यहाँ बता देता वैल्यू, यहाँ इसकी बता देता. तो इस क्वेश्चन को भी मैं इजी कैटेगरी में रखूंगा. और ये जो क्वेश्चन है ये रेक्टिलिनियर मोशन से है, काइनेमेटिक्स से क्वेश्चन है. ओके, सो कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन. हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो ग्रेविटेशन वाले टॉपिक से है और ये वाला क्वेश्चन इजी से मॉडरेट कैटेगरी में आप रख सकते हैं. हालांकि
इजी साइड ही इसका झुकाव ज्यादा है. Both the masses are revolving around their common center of mass. So if they are revolving around their common center of mass, then आप जानते हैं ज्यादा बड़े मास के पास होगा सेंटर ऑफ मास, और ये मास आपका 2m है, ये मास आपका m है. तो अगर ये वाला जो मास है ये एक सर्कुलर मोशन में चक्कर काट रहा है, तो उसको सर्कल पे घुमाने के लिए जो रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स है वो ये वाला मास देगा. सो आई कैन जस्ट राइट G2m m डिवाइडेड बाय d स्क्वायर. G m1 m2 upon r square is the attractive force, and this attractive force must be equal to m into omega square into r. देखिए ये यहां से आता है कि डिस्टेंस d है, ये इसको 1:2 में बांटेगा सेंटर ऑफ मास, तो उधर वाली जो डिस्टेंस होगी दैट विल बी 2d/3. सो आई कैन राइट 2d/3 हियर. स्मॉल m से स्मॉल m कट जाता है और आप यहां से ओमेगा निकाल सकते हैं. ओमेगा की वैल्यू आती है 6, 2 से 2 भी काट देते. ओमेगा की वैल्यू आती है 3Gm डिवाइडेड बाय d क्यूब. 3Gm डिवाइड बाय d क्यूब. आंसर भी मुझे दिख रहा है शक्ल से, ये आंसर होगा, बिकॉज दिस इज ओमेगा एंड यू वांट टू कैलकुलेट टाइम पीरियड विच इज 2 पाई बाय ओमेगा. सो अकॉर्डिंग टू दी मेमोरी ऑफ स्टूडेंट जिसने भी हमको ये ऑप्शंस बताए, ये क्वेश्चन बताया, उस हिसाब से हमारा करेक्ट आंसर इसमें आ रहा है 1. आप अपने हो सकता है आपके पास ये ऑप्शन 3rd में हो, 2 में हो, लेकिन आप जिस चीज पे फोकस करेंगे वो है कि कौन सा वाला ऑप्शन आपका करेक्ट था, आपके वहां पे एक्चुअली ऑप्शन क्या था. तो हमारे हिसाब से तो इसका ऑप्शन 1 करेक्ट है ना. क्वेश्चन को मैं इजी कैटेगरी में रखूंगा, दिस कम्स अंडर इजी कैटेगरी. नेक्स्ट क्वेश्चन ये प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर से है. थोड़ा सा ये कह सकते हो कि डेरिवेशन का इसमें इतना समय नहीं है. अगर मान लो कोई स्टूडेंट वहां पर इन सबको डिराइव करने बैठता है तो ये कम से भी कम उसके लिए हो सकता है 5 से 10 मिनट का अफेयर हो. तो बेसिकली क्या है, इन चीजों में जो रिलेशन है या तो बच्चों को डायरेक्ट पता होता है, इसका करेक्ट आंसर 1 है. तो या तो रिलेशन डायरेक्ट पता होता है या कुछ रिलेशन जो दूसरे पता होते हैं उनकी मदद से इसको निकाला जा सकता है. जैसे कि मेरे को 2 रिलेशंस पता है. यंग्स मॉडुलस का एक रिलेशन होता है बल्क मॉडुलस के साथ, और वो जो रिलेशन होता है वो होता है 3k into 1 minus 2 sigma, where sigma is the Poisson's ratio. ये जो रिलेशन है इसको डिराइव भी किया जा सकता है ना, और कई सारी स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक्स में ये डेरिवेशन आपको इजीली मिल जाएगा. सेकेंड रिलेशन यंग्स मॉडुलस का होता है और वो होता है ट्वाइस ऑफ रिजिडिटी मॉडुलस इनटू 1 प्लस सिग्मा. ओके, अगर आप इसमें से सिग्मा को एलिमिनेट कर दें, जिसको आप आराम से कर सकते हो, y डिवाइडेड बाय 3k, y डिवाइड बाय 3k प्लस y डिवाइड बाय 2 नीटा, 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं इसको, इज इक्वल टू 3. 3 कैसे आया? क्योंकि यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया मैंने दोनों साइड, तो 2 सिग्मा से 2 सिग्मा कैंसिल हो गया. जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, बेसिकली आई वांट टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ k. 2 से 2 कैंसिल हो गया, सो y डिवाइड बाय 3k विल बी इक्वल टू 3 नीटा. ये इसको इधर ले जा रहा हूं मैं और एलसीएम भी ले रहा हूं, माइनस y डिवाइड बाय नीटा. यू वांटेड टू कैलकुलेट वैल्यू ऑफ k, सो k विल बी इक्वल टू नीटा y डिवाइड बाय 9 टाइम्स नीटा माइनस 3 टाइम्स y. तो ये रिलेशन यदि किसी को ध्यान है तो वो इसको डायरेक्ट यूज कर सकते हैं. जनरली क्या होता है, ये इस तरह से रिलेशंस याद होते हैं बच्चों को, ये स्टैंडर्ड रिलेशंस होते हैं जो हम लोग कहते हैं भी है याद करने के लिए. तो अगर आपको याद है तो अच्छी बात है, अदरवाइज ये 2 रिलेशंस आप डिराइव कर सकते हैं और डिराइव करने के बाद इनका इस्तेमाल कर सकते हैं और आप रिक्वायर्ड रिजल्ट तक पहुंच सकते हैं. इस क्वेश्चन को मैं टफ कैटेगरी में रखूंगा, क्योंकि हो सकता है कि बहुत सारे बच्चों को तो
ये रिलेशंस भी पता ना हो, और जिन बच्चों को भी रिलेशन पता नहीं होंगे या डायरेक्ट ये रिलेशन पता नहीं होगा, उससे फिर ये क्वेश्चन नहीं हो पाएगा। तो क्वेश्चन फॉल्स अंडर टफ कैटेगरी। और मैं पिछले कई सालों से ऑब्जर्व कर रहा हूँ, जेईई मेन के पेपर में इन रिलेशंस पे कोई क्वेश्चन आया नहीं कई दिनों से। तो हो सकता है बच्चों का इस तरफ ध्यान भी ना गया हो, तो कई बच्चों ने हो सकता है इन रिलेशंस को कोई महत्व भी नहीं दिया हो, पढ़ा भी ना हो। तो ये टफ कैटेगरी में, और मुझे उम्मीद है कि बहुत सारे बच्चों से ये क्वेश्चन नहीं हुआ होगा। इट्स फाइन, पेपर में कभी कभार होता है कोई क्वेश्चन आउट ऑफ द बॉक्स चला जाता है, तो अपने को उससे ज्यादा सेंटी नहीं होना होता है। हमें ये आता है, ठीक है, नहीं आता कोई बात नहीं, आगे बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे जिनको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं।